Hello students, myself Sandeep sir. Once again I am here in the second lecture of probability chapter. Today we are going to learn theory which are most important part of this chapter. तो अब चैप्टर की थियरीज को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से. सो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यहां मैंने एक्चुअली मैथमेटिकल यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में दी हुई है. इट इज एन न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर. अब देखिए, आपने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में जाना है कि इवेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं. दिस ऑल टाइप्स ऑफ टर्म्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोबेबिलिटी, ये सब आप फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन थियरी. ठीक है, सो अगर हम बोले कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, उनका जो रेशियो है उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, आपको पता है. मैं चाह रहा हूं आप उसे इस तरह से समझिए. इट इज एन न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, वो एक नंबर के थ्रू दिया हुआ एक डिस्क्रिप्शन है ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर. मतलब जो भी इवेंट या एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है उसके लिए आप अगर उसको एक नंबर दे सकते हैं, एक परसेंटेज दे सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं, राइट, तो कॉइन को टॉस करने के बाद आपको पता है कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, बट आप कंफर्म होते हैं नहीं. जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है उसके बाद एंड तक, जब तक कि आप वो देख नहीं लेते कि लास्ट में हेड आया या टेल, आप उसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूज ही रहते हैं कि आज लास्ट में क्या आएगा. आपको लगता है कि नहीं नहीं डेफिनेटली हो सकता है हेड ही आएगा, हेड ही आएगा, या फिर हो सकता है आपके मन में हो कि टेल आएगा. लेकिन एक्चुअली क्या आएगा वो कब फाइन होता है, जब हम उसका रिजल्ट देख लेते हैं कि अब आपके पास क्या आया, हेड आया या फिर टेल आया. तो ये जो पॉसिबिलिटीज है उससे हम लोग अगर नंबर के फॉर्म में बताएं, तो अगर दो लोगों ने मिलके बीच में कॉइन को टॉस किया है तो डेफिनेटली दोनों की पॉसिबिलिटी क्या होगी कि भाई मेरे लिए हेड आना चाहिए, मेरे लिए टेल आना चाहिए. तो हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों के लिए पॉसिबिलिटी 1/2. ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में सीख चुके हैं, राइट. अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो किस तरह से, 1/2 मींस मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में कि आप उसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 100 विद इट. तो आप उसको बोल सकते हैं कि हेड आएगा उसकी पॉसिबिलिटी होगी 50% और टेल आएगा उसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी 50%. तो हम बस इस चैप्टर में यही चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. इन दैट प्रोबेबिलिटी जो इवेंट आप करते हैं उसका जो आंसर है, डजंट मैटर आपको पहले से पता है क्या आएगा, लेकिन फिर भी हम उस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त और उसका रिजल्ट आने तक उसकी पॉसिबिलिटीज को अपने माइंड में रखते ही हैं. कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं जो हम बोलते हैं पॉसिबल है, कुछ है जो इम्पॉसिबल है, कुछ उसके बीच में भी होती है जैसे कि इट मे अकर, या फिर बहुत अटमोस्ट चांसेस है उसे होने का, या उसका बिल्कुल चांस नहीं होने का. तो ये सब अलग अलग टाइप्स की प्रोबेबिलिटी है, राइट, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, राइट. तो मैंने जो बताया वो वापस से एक बार बोल रहा हूं. इट इज एन न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर. हम कोई भी इवेंट को समझाते हुए उसके सामने कोई एक नंबर आप प्रेजेंट कर सके कि हाँ इस इवेंट के लिए ये नंबर या ये परसेंटेज है, तो वो हमारे प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन का मेन बेस है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव विद द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. सबसे पहले हम क्या समझेंगे, कितने टाइप की प्रोबेबिलिटी होते हैं. अब मैं बताऊंगा आपको देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. सबसे पहले आता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. क्या है थ्योरेटिकल? थ्योरेटिकल में जो आप अभी पहले भी 9th में भी इसका अपने डिस्कशन पहले हो चुका है. ठीक है, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में जो मेन पॉइंट्स है वो है, इट इज मेनली बेस्ड ऑन रीजनिंग बिहाइंड द प्रोबेबिलिटी. मतलब जो रीजंस होते हैं ना, मतलब अगर आप कोई भी प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल करते हैं तो उसके पीछे जो उसके रीजंस हैं बिहाइंड द प्रोबेबिलिटी, वो हम क्या किसमें एक्सप्रेस करते हैं, इट इज इन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि कॉइन इज टॉस्ड, theoretical probability of getting the tail is 1/2. theoretical probability में क्या होगा, जैसे आप नॉर्मली सम सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द टोटल आउटकम्स. तो वहां पर अगर आपने कॉइन को एक बार टॉस किया है तो आप क्या बोलेंगे कि टेल
पॉसिबिलिटी क्या होगी 1 टाइम, ठीक है। दैट्स व्हाई न्यूमरेटर में 1 है और टोटल कितने होते हैं हेड एंड टेल, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर 2। सो अगर हम इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी हमें यही समझाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। हम नॉर्मली सारे सम इसी में करते हैं, ठीक है ना। सेकंड वन इज ऑफ एक्सपेरिमेंटल। दूसरा क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है, सो बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब आप जो चीज कर रहे हैं उसके बेसिस पे, उसके ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे आप उस एक्सपेरिमेंट को सामने प्रेजेंट करते हैं और उसके हिसाब से उसके रिजल्ट शो करते हैं, वो बन जाता है हमारा क्या, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और एक और बात उसमें है, इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसमें वही आता है कि आपको जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो, और साथ ही साथ जो आप क्या कर रहे हो, क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि जैसे कि आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस सपोज आपने 100 टाइम्स किया और 100 में से 45 टाइम्स आपको हेड मिला, तो आप क्या लिखोगे, 45 नंबर ऑफ आपके जो फेवरेबल ट्रायल्स, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, हेड चाहिए था। दैट्स व्हाई 45 डिवाइड बाय 100 यू विल गेट द आंसर व्हाट, 0.45। अब 0.45 you can say also 0.5 close to 0.5, that's why, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको आंसर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के होंगे। किसके होंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। लास्ट में जो है थर्ड टाइप, दैट इज एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। क्या आता है, इसका नाम है एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी जो है उसमें एक पॉइंट खाली आप समझ लें, that the chances of occurrence and non occurrence is quantified। यहां पर क्या होता है, जो सामने आपकी रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो प्रोबेबिलिटी को क्वालिफाइड करते हैं, मतलब हम लोग क्वांटिफाइड करते हैं, यानी हम ये डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह से होगा, उसे हम बोलते हैं एक्सोमेट्रिक। इसमें एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है कोलमोगोरोव। इनके 3 रूल इसके बारे में है और इसको बहुत अच्छे से डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में काफी अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है ना। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक्सोमेट्रिक में जो मेन है, जो हमें समझना है, वो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो भी आपको 11th स्टैंडर्ड में मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें आप उसे देख पाएंगे, ठीक है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं। हमारे एक्सरसाइज में हमने इस तरह की भी सम की हैं कि अगर कोई एक चीज को लेने के बाद, अगर आप उसे पिकअप करने के बाद, जैसे सिंपल कार्ड का एक सम था, जैसे 5 सम्स और उसमें एक क्वीन थी, और क्वीन को फिर पिकअप करने के बाद उसे साइड में रख देना है, उसे फिर वापस से उस कार्ड में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो इस तरह का अगर कुछ आपको दे दिया जाता है, वो क्या बन जाता है आपका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब आपने जब एक कार्ड को ड्रॉ किया आउट ऑफ दोस 5 कार्ड्स और उन 5 में से एक ही क्वीन थी, तो वो क्वीन निकल गई, अब उसके अंदर दूसरी कोई क्वीन नहीं है और आप उसे वापस उस कार्ड के साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो किसमें आती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर जो हमारे मेनली टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं उन्हें, ठीक है। अब हम इसके आगे चलेंगे, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब मैं आपको जो प्रोबेबिलिटी के इवेंट है, उस इवेंट से रिलेटेड उनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जिस इवेंट के ई इनिशियल होने की वजह से हम उसको ई पी ऑफ ई लिखेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है। यहां पर होता है अज्यूम एन इवेंट ई कैन अकर इन आर वेज। अगर हम ऐसा बोलते हैं कोई एक इवेंट है जो हम कितनी तरह से कर सकते हैं, आर वेज से कर सकते हैं। कितनी तरह से, आर वेज से, मतलब वहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे कैसे पॉसिबल है, वो कितने हैं, आर है। कितने हैं, आर। सो assume an event E can occur in R ways out of a sum of n possible ways। आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं, n है, लेकिन आप उनको कितनी तरह से कर सकते हैं, R वेज की तरफ से। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, दैट और जो आपके n पॉसिबल है
वो इक्वली लाइकली है। क्या है? इक्वली लाइकली वेज। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट वो क्या बन जाएगा? P of E इज इक्वल टू R अपॉन N। R क्या? जितने आप कर सकते हैं आउट ऑफ व्हाट? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स आपके पास थे या कितनी तरह से आप उसे कर सकते हैं वो थे n टोटल, लेकिन उसमें से आपके हिसाब से आप कितने टाइप से कर पाएंगे वो अगर r है, कितने r है, तो आप इसे प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे? P of E is equal to R upon n। मैं वापस इसको समझाता हूं। Assume an event E can occur, मतलब कोई जो इवेंट है वो हो रहा है, राइट? तो वो अगर होने के लिए जो अगर टोटल जो पॉसिबल वेज है वो n है, उसमें से अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन या हमारे एक्सपेरिमेंट, हमारे इवेंट के थ्रू हम उन n में से सिर्फ कितने कर पा रहे हैं? r ही वेज से थ्रू उसे सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये जो टोटल ये n पॉसिबल वेज थे वो कैसे थे? इक्वली लाइकली थे। तो इससे जो आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर निकलेगा फॉर द इवेंट E वो बन जाएगा r अपॉन n। क्या बन जाएगा? r अपॉन n। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। ये हुआ हमारा क्या? मैं आपको ये चीज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला जो हम सिर्फ लर्न कर लेते हैं, पर वो क्यों है, कैसे, वो आपको यहाँ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैथमेटिकली यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पहला हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स थे n, जिसमें से हम कर सकते थे वो थे r वेज, इसलिए आया r अपॉन n। नेक्स्ट है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ एन इवेंट, यानी अगर फेलियर होने की, यानी आपने जो इवेंट लिया जरूर थोड़ी कि आप सक्सेस ही हो जाओगे। अगर सक्सेस नहीं हुए उस वक्त आपका जो इवेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या बन जाएगी? P of E बार। इस बार को आप नॉट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट। यानी अगर सक्सेस हुआ तो ये, और नहीं हुआ तो फेलियर, तो ये। तो अगर सक्सेस होता है तो P of E इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? दैट इज R अपॉन n, ये मिलता है। ठीक है, और अगर सक्सेस नहीं होता है, फेलियर होता है, उस वक्त उसकी जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो है P of E बार, यानी कि P of नॉट E इज इक्वल टू n माइनस r अपॉन n। मतलब टोटल जो थे n उसमें से r माइनस कर दो, क्योंकि r कितने हैं? सक्सेस होने वाले, और n माइनस r कर देंगे वो क्या होंगे? फेलियर। तो ये हो गया n माइनस r डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो उतने ही रहने वाले हैं n, तो आ गया n माइनस r अपॉन n। अब इसमें अगर आप n को इंडिविजुअली दोनों फ्रैक्शन में लें तो आपको क्या मिलेगा? n n कट होके 1 माइनस r अपॉन n, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, दैट इज व्हाट योर r 1 माइनस r अपॉन n। अब अगर जो ये पूरा इवेंट है उसको आप क्यूमुलेटिवली देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? P of E प्लस P of E बार। मतलब कि जो इवेंट आपके सामने था उसमें आप सक्सेस हो या न हो, इन दोनों को मिला के अगर पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी काउंट की जाएगी तो क्या मिलेगी? कि जो आपके सक्सेस थे वो प्लस जो फेलियर थे वो, उन दोनों को सम अप कर दो, यानी प्लस कर दो, उससे क्या मिलेगा आपको आंसर? सो P of E प्लस P of E बार या नॉट E इज इक्वल टू P of E का आंसर था R अपॉन n, और जो फेलियर था इन नॉट E उसका आंसर था 1 माइनस R अपॉन n। यहाँ R अपॉन n कट हो गया, क्या बचा आपके पास? 1। इसलिए आपको फॉर्मूला दिया जाता है P of E प्लस P of E बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसको हमेशा सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है, आप इसके थ्रू उसे अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये P of E प्लस P of E बार इक्वल टू 1 क्यों आता है। तो यहाँ पर कोई भी इवेंट E हो उसके लिए इवेंट E के सक्सेस होने के लिए मिलता है P of E, और अगर वो फेल हो जाता है तो उसका होता है P of E बार। इन दोनों को टोटल करके जो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E मिलती है वो हमेशा उन दोनों के एडिशन के सामने इक्वल टू 1 ही मिलती है। ठीक है, तो यही है इस पूरे के पूरे इवेंट के लास्ट कंक्लूजन में कि आप कोई भी इवेंट करते हैं, सक्सेस होगा या सक्सेस नहीं होगा, मींस फेल होगा, पर उसका एट लास्ट आंसर जो है वो दोनों के आंसरों को प्लस करके हमेशा आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई P of E प्लस P of E बार या बोले नॉट E इज इक्वल टू 1 ही आता है। ठीक है, इस चीज को मैं एक और तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज व्हाट आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जितने भी प्रोबेबिलिटी करते हैं,
प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है, और जो 0 और 1 होते हैं वो हमारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यानी हम क्या बोलेंगे, मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल सा 0 to 1 यानी जो हमारा नंबर लाइन होता है ना, एवरीवन नो नंबर लाइन, राइट। नंबर लाइन में मैंने सिर्फ कितने पॉइंट लिए, 0 एंड 1, और उस 0 1 के बीच में मैंने आपके ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको समझाने की कोशिश की है, इस बेस्ड ऑन योर इवेंट्स। तो कैसे वो देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे 0 से 1, देखो यहाँ लिखा है 0 एंड दिस इज योर 1, तो 0 से 1 तक का नंबर लाइन है, राइट। इसमें जो 0 होता है वो कैसा होता है, अनसर्टेन प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, अनसर्टेन। इसका दूसरा नाम है, आप इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं। तो या तो आप अनसर्टेन बोले या इम्पॉसिबल, यानी ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको डेफिनेटली क्या होगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसका तो आंसर आ ही नहीं सकता, ऐसा कुछ है। तो अब आप क्या बोलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। और आप 100% श्योर हैं, उस वक्त आपका आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी का 1। इसे हम बोलते हैं सर्टेन प्रोबेबिलिटी, या फिर दूसरे वर्ड में बोलेंगे पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। तो 0 और 1 क्लियर हुआ। 0 कब आता है, जब इम्पॉसिबल हो, और 1 कब आता है, जब पॉसिबल हो। इसके अलावा बीच में मैंने आपको 3 डॉट्स दिए हैं। फर्स्ट ये है बिल्कुल मिडल में, एक क्लोज टू 0 और एक है क्लोज टू 1। इसमें क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे पहले है इवन चांस। इवन चांस मतलब आप बिल्कुल 50-50 परसेंटेज है कि भाई क्या होगा, या तो इम्पॉसिबल होगा या पॉसिबल होगा। यानी आप उस क्या बोलते हैं, आप उस एक्सपेरिमेंट में, उस इवेंट में या तो आपको यस मिलेगा या नो मिलेगा। एक सिंपल एग्जांपल हमारा कॉइन का, भाई कॉइन टॉस किया, हेड आएगा या टेल, तो क्या बोलोगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहती है, इक्वल। यानी क्या होता है, उस वक्त बोलेंगे इवन चांस। तो आप कहां हैं, इस सिचुएशन में हैं, ठीक है। और इस वक्त आपकी क्या हो जाएगी, जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा वो बेस्ड ऑन इवन चांस पे होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग लाइकली। लाइकली में क्या होता है, सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, सभी क्रिकेट एंजॉय भी करते हैं, तो चलो एग्जांपल भी हम लोग क्रिकेट से लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट में इंडिया और दूसरी कोई टीम खेल रही है, राइट, तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि लास्ट यानी इनिंग में हम लोग टारगेट जो रन दिया था उसमें सिर्फ 2 रन बाकी है और 2 बॉल बाकी है, तो 2 रन्स आपको बनाने होंगे कितने, इन 2 बॉल्स। तो आप क्या सोचेंगे, हाँ इतना तो डेफिनेटली बहुत आसानी से हमारे स्ट्रॉन्ग इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स क्या करेंगे, उसे कर ही देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाइकली। लाइकली मींस क्लोज टू 1, मींस आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि क्या है, डेफिनेटली इंडिया विल विन। उस वक्त आप कहां जाते हैं, यू आर गोइंग क्लोज टू 1। देखिए एग्जैक्ट 1 पे नहीं पहुंचे आप, यानी आप ऐसा नहीं बोल रहे कि दिस इज सर्टेन अब तो जीत ही जाएंगे, अभी भी उसमें कुछ परसेंटेज ऐसा है जो क्या है, 1 को टच नहीं हो रहा है, मतलब 100% नहीं है। तो इस वक्त आप कहां आते हैं, 50 से 1 की तरफ, मतलब वेरी क्लोज टू 1। तो वो बन जाता है आपका लाइकली आउटकम, यानी जो लाइकली प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्या बन जाती है, लाइकली प्रोबेबिलिटी। दूसरा मैंने उसके दूसरे साइड लिया है, दैट इज और अनलाइकली। क्या है, अनलाइकली। इसी एग्जांपल में, यही क्रिकेट के एग्जांपल में अब अगर नंबर ऑफ रन्स एंड नंबर ऑफ बॉल्स चेंज कर देता हूं, यानी अब मैं ये बोलता हूं कि आपको लास्ट टारगेट में जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है उसे 12 रन्स बनाने, कितने, 1 to 12 रन्स बनाने, और नंबर ऑफ बॉल्स भी सेम है 12, ठीक है। तो इस वक्त आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे शायद हो सकता है ये हो पाए या ना हो पाए, या फिर एक काम करते हैं, चलिए थोड़े से नंबर ऑफ बॉल्स और कम कर देते हैं, ठीक है। अगर 12 रन बनाने हैं और बॉल्स कितने हैं, ओनली यू हैव 2 बॉल्स, और कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो 2 बॉल हैं और 12 रन बनाने हैं, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं। 2 6 हो जाएंगे तो डेफिनेटली इंडिया विल विन, लेकिन आप उस वक्त किस सिचुएशन में आएंगे, यू विल बी ऑन अनलाइकली। मतलब आप इम्पॉसिबल तो नहीं मान रहे हैं, बट काफी टेंशन में आ गए कि हाँ अब इंडिया जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ठीक है ना। इट मींस व्हाट, अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर 12 रन बनाने हैं और वो भी सिर्फ 2 बॉल में, आप जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, और उस वक्त आप किस सिचुएशन में होंगे, यू आर इन दिस अनलाइकली प्रोबेबिलिटी, आप यहां पे होंगे जहां आप जानते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट 0 पे नहीं आएंगे,
इस सिचुएशन में आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है वो हम बिटवीन 0 to 1 इस ग्राफ के थ्रू हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब आया नेक्स्ट, दैट इज योर टाइप्स ऑफ इवेंट्स। देखिए टाइप्स ऑफ इवेंट जो है आप अलग अलग बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में कहीं भी पढ़ेंगे, वहां बहुत अलग अलग चीजें दी गई है। मैंने वहां इसमें से जो मेनली है उनको लिया है, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या है आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स? इसमें क्या होता है, इसमें आप जो भी इवेंट करते हैं वहां पर हर एक इवेंट के जो साथ जुड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं वन टाइम ओनली, तो उसमें अगर एक टाइम थ्रो करेंगे तो वो हेड आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, वो 2 नंबर आएगा या 1 नंबर आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा 6, ऐसा कुछ भी, लेकिन हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, सेम। 1 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आएगा उसकी भी 1/6, 3 आएगा उसकी भी 1/6 और सभी के लिए भी 1/6। इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, इवेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वली लाइकली आउटकम्स, राइट। तो वो हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए, ठीक है, क्लियर। नाउ सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी जो हमने यहां सीखा वही, इसका इवेंट प्लस इसका इवेंट इक्वल टू क्या बनता है, इक्वल टू 1। ये हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब आप जो इवेंट ले रहे हैं ई और उसका जो ई डैश है या ई बार है, उन दोनों को मिक्स करने से आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये हमारे हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कैसे हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। नेक्स्ट वन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे होते हैं, जो किसी दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जो दूसरे किसी पर इवेंट पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दूसरा नेक्स्ट वाला है, इसमें मैं आपको इसके लिए भी एग्जांपल देता हूं। नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंट। क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। डिपेंडेंट में कोई एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड करता है। इसके लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, लूडो। लूडो में जिस पर्सन को डाइस थ्रो करने के बाद 6 आता है, क्या आता है, 6, उसके बाद वो वापस से दूसरी बार डाइस को थ्रो कर सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अगर सेकंड चीज करनी है तो उसके लिए आपको पहले 6 यानी सेकंड टाइम अगर आपको डाइस को थ्रो करना है तो आपको 6 तो लाना ही पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, डिपेंडेंस। That's why that is known as dependent। उसको कंडीशनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनल। यानी आपकी कंडीशन हो गई कि 6 आया तो ही आप सेकंड टाइम थ्रो कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट जो प्लेयर है उसकी तरफ डाइस देना पड़ेगा। तो वो बन जाते हैं डिपेंडेंट, और जिन पर इस तरह का कोई डिपेंडेंस नहीं होती है वो रहते हैं हमारे इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कौन से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये इवेंट ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक साथ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ टर्न करो, नॉट पॉसिबल। आप एक साथ लेफ्ट राइट दोनों तरफ टर्न नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उस तरह से अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप कॉइन को टॉस करें और मुझे एक ही समय में हेड भी चाहिए टेल भी चाहिए फ्रॉम द सेम कॉइन, दैट इज नॉट पॉसिबल। या तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, दोनों एक साथ आ सकते हैं, नहीं। तो इस तरह के जो इवेंट है किसमें आ जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में, राइट। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं जो मैंने रिफर किए और उनको मैंने इस तरह से टाइप्स ऑफ इवेंट में रखा है, ठीक है। नाउ लास्टली मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब ये टॉपिक मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊंगा। देखिए आई थिंक आपको कई बार इस तरह का क्वेश्चन आया होगा कि भाई 9th में पढ़ा, अब 10th में भी है, आगे भी है, सब जगह। जब भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो तुरंत उसके साथ एक और चैप्टर जरूर होता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। यानी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में हमेशा आपको तुरंत बाजू में प्रोबेबिलिटी जरूर मिलता है। ऐसा क्यों होता है, राइट। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझाऊं। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये क्या है, एक तरह का ऐसा इवेंट या ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू आपको क्या मिलता है, आप एनालिसिस करते हो और उसके थ्रू आपको उसकी वैल्यूज कुछ मिलती है। जैसे कि क्या होता है, आपने कोई चीजों को फाइंड आउट किया, कलेक्शन फाइंड किया, डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड किया, ये जो चीजें आपने फाइंड की हैं, अब ये सब जो है वो आपके जो कलेक्शन है उनको अगर आप किसी प्रॉपर वे के थ्रू
अगर उसे डिलीवर करके उससे आप कोई पर्टिकुलर आंसर लाते हैं तो वो क्या बन जाता है, द वे फ्रॉम प्रोबेबिलिटी टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन, वो अप्लाइड मैथ्स जैसा, अपनी अप्लाइड मैथ्स नहीं बोल सकता मैं, लेकिन वो एक तरह का एप्लीकेशन है। यानी प्रोबेबिलिटी में जो आपको इवेंट, जो आपके प्रोबेबिलिटी के आंसर्स वगैरह जो मिलते हैं, उसके बाद उन्हें आप किसमें रखते हैं, इन द स्टैटिस्टिक्स। तो उसके बाद आपको उसका एक पर्टिकुलर क्या मिल जाता है, आंसर मिलता है। इसीलिए वो दोनों क्या होते हैं, हमेशा कनेक्टेड ही रहते हैं। जैसे कि आपके डेटा की बात करें तो आपने काफी सुना होगा कि हर साल वो पॉपुलेशन काउंटिंग होता है। तो ये पॉपुलेशन काउंटिंग वगैरह चीजें, वो पहले क्या होती है भाई, कितने घर में कितने लोग हैं, वो हम जो सुपरवाइजर होता है वो जाने से पहले तो उसको पता नहीं होता है। तो वो सब चीजें क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स कितने वगैरह वगैरह, ये सब एक तरह के इवेंट्स हो जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ मेल होंगे, कितने फीमेल होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इन सब डेटा को इन्वॉल्व करके जो कंप्लीट एक एनालिसिस के बाद डेटा बनाया जाता है, वो क्या होता है, वो हम रखते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो इसलिए ये दोनों चैप्टर हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर इस और ये जो टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो एक दूसरे के साथ बीच बोलते हैं ना, मिले हुए अंदर, उस तरह से होते हैं। तो ये बन जाते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो मैं अब इस आप थियरी सेशन को यही स्टॉप कर रहा हूं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज ना समझ में आई हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और इसको आप एक दो बार और रिवाइज कीजिए, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। जो एग्जांपल मैंने आपको ओरल दी है या रिटन में समझा है, अगर आप उन्हें और एक दो बार समझेंगे, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द होल थियरी नाइसली। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।